हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है। जल्दी से आज की क्लास को शुरू करेंगे। द हिंदू की जगह एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं। एसएससी बैंकिंग के मेंस का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेंस में जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, लेंदी वाले, डिफिकल्ट वाले, उनको कैसे सॉल्व करना है इस क्लास में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा और मुश्किल बना दिया है हर क्वेश्चन को मैंने। आपके सारे जो ऑप्शंस है ना वो मैंने यहाँ से उड़ा दिए हैं। बिना ऑप्शंस के भी इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा और मुश्किल आपके लिए जो है बन जाएगा, लेकिन ठीक है, जितना मुश्किल यहाँ सॉल्व कर लोगे उतना इजी आपको पेपर में लगने वाला है। चलिए शुरू करें। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना क्लास को। पेड कोर्स वाली क्लास है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइक्स मिलेंगे जरूर से और क्लासेस भी लाने की कोशिश करूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पढ़ लो आराम से। विकिपीडिया के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। चलो जी, कह रहे जी विकिपीडिया इज अ मल्टीलिंगुअल वेब बेस्ड फ्री कंटेंट एनसाइक्लोपीडिया दैट इज बेस्ड ऑन अ मॉडल ऑफ ओपनली एडिटेबल कंटेंट। विकिपीडिया के बारे में बता रहा है आपको सीधा सीधा। कह रहा है विकिपीडिया क्या है, एक मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है। मल्टीलिंगुअल मतलब कई भाषाई, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, हर तरह की भाषा में विकिपीडिया आपको मिलेगा। वेब बेस्ड है यानी कि इंटरनेट बेस्ड है। फ्री कंटेंट है, सब कुछ मुफ्त है। एनसाइक्लोपीडिया है यानी ज्ञान का भंडार है। तो ऐसा एक ज्ञान का भंडार है विकिपीडिया, और ये वही भंडार है जो बेस्ड ऑन है, आधारित है एक ऐसे मॉडल पे जो है ऐसे कंटेंट का जो ओपनली एडिटेबल है, जिसको कोई भी एडिट कर सकता है। आप किसी भी चीज़ का प्रूफ दे करके विकिपीडिया में किसी भी चीज़ को एडिट करके, है ना, सारी दुनिया के सामने रख सकते हो। चलो सेंटेंस में आपको बता दिया विकिपीडिया क्या है। अगला देखो, फर्स्ट सेंटेंस बन रहा है, ये विकिपीडिया के बारे में बता रहा है आपको। देख लेते हैं बाकी सेंटेंसेस और आइडिया लगेगा। कह रहा है जी, इट इज ओन्ड एंड सपोर्टेड बाय द विकीमीडिया फाउंडेशन, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट्स ऑन वट मनी इट रिसीव्स फ्रॉम इट्स एनुअल फंड ड्राइव्स। कह रहे ये ऑन किया जाता है पैसिव वॉइस में। कौन भाई, ध्यान देना इस इट पे, प्रोनाउन पे। इट आया है तो विकिपीडिया के लिए लगाया गया है। ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। पहले विकिपीडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर इट को लगा करके बताएंगे कौन इसको ऑन करता है, कौन इसको सपोर्ट करता है। तो कह रहे जी इसको ऑन और सपोर्ट किया जाता है एक विकीमीडिया फाउंडेशन के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और वही ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है, काम करती है, जो भी मनी इसको मिलती है, वट एवर मनी इट रिसीव्स, उसी मनी के ऊपर ये ऑपरेट ऑन करती है। और कहाँ से, अपनी एनुअल फंड ड्राइव से। चलो ये सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ है, इतना तो हमें पता लग गया। विकिपीडिया के बारे में बताया गया और यहाँ पे इट से बताया गया कि ये विकिपीडिया कैसे काम करता है। कह रहा है एज ऑफ March 17 विकिपीडिया हैज़ अबाउट 40,000 फीचर्ड आर्टिकल्स एंड गुड आर्टिकल्स दैट कवर वाइटल टॉपिक्स। तो मार्च 17 की बात करें तो विकिपीडिया के पास इतने आर्टिकल हैं जो फीचर्ड आर्टिकल और गुड आर्टिकल्स हैं, अलग अलग वाइटल टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले। एडिशनल इंफॉर्मेशन है विकिपीडिया के बारे में, लास्ट देख लो। विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर जनरल रेफरेंस वर्क ऑन द इंटरनेट एंड इज नेम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स। कह रहे जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जनरल रेफरेंस वर्क है। जनरल वर्क तो समझते ही हैं, और रेफरेंस मतलब जिसको रेफर किया जा सके, जिसका सहारा लिया जा सके, जिससे किसी चीज़ को टटोला जा सके। तो कह रहे ये जो विकिपीडिया है ना, ये लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेफरेंस वर्क है इंटरनेट का, और ये नाम दिया जाता है दुनिया की सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट के तौर पे। ठीक है, अब थोड़ा सा लगाना है दिमाग। ये वाला जो है ना बहुत इजी नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। ये इसमें थोड़ा सा आपको पेज फंसेगा। विकिपीडिया वाला सेंटेंस तो मेरा पहला बन गया, इतना तो मुझे आइडिया लग चुका है। अब ये जो इट वाला सेंटेंस है ना, ये भी विकिपीडिया से जुड़ा हुआ है, और ये जो विच वाला सेंटेंस है ये भी विकिपीडिया से जुड़ा हुआ है। बात आ रही है समझ में?
विच किसके लिए लगाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? अरे भाई किसी नॉन इनएनिमेट चीज को जो है रिफर करने के लिए, है ना। तो ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा है ये भी तो विकिपीडिया के लिए आया है। विकिपीडिया जो कि लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलर जर्नल्स रेफरेंस वर्क है, देखो इसकी वर्ब भी सिंगुलर है, विकिपीडिया सिंगुलर है। बात समझ पा रहे हो ना मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ? विकिपीडिया को एंटीसीडेंट लेकर के विच वाला रिलेटिव प्रोनाउन लगा करके ये पूरा सेंटेंस लिखा गया है। और ये जो इट आया है ये भी विकिपीडिया के लिए आया है। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि फर्स्ट सेंटेंस जो विकिपीडिया है उसके बाद सेकंड ये बनेगा या फिर सेकंड ये बनेगा। आगे बात समझ में? चलो अब कैसे चूज करेंगे? देखो सर सेकंड बनेगा ये। रीजन क्या है इसका? रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्लोज हमेशा अपने एंटीसीडेंट के करीब होता है। ऐसा नहीं है ये सेंटेंस पूरा डाल के फिर ये सेंटेंस 2 नंबर पे डाल के फिर ये सेंटेंस 3 नंबर पे डाल दोगे, फिर इसका एंटीसीडेंट खो जाएगा। इसका एंटीसीडेंट विच का एंटीसीडेंट है? विकिपीडिया। तो इसी सेंटेंस के बाजू में इसको रखना है। तो इसलिए ये फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। विच को एंटीसीडेंट लेकर के विकिपीडिया को एंटीसीडेंट लेकर के विच बनाया गया है, तो ये बन जाएगा सेकंड सेंटेंस। फिर इट को तो थर्ड बनाना ही है जो कि विकिपीडिया के लिए लगा हुआ है, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, चौथे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये, लेकिन एक लेसन आपको मिल गया। लेसन ये मिला कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्लोज हमेशा एंटीसीडेंट वाले क्लोज या एंटीसीडेंट के बाजू में रखना है, बीच में किसी सेंटेंस को कबाब में हड्डी नहीं बनाना है। तो आंसर बनेगा जी ए, डी, बी एंड सी। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसी तरीके से सोल्व करते हुए चलेंगे। ये क्लास आपको बता देते हैं अपने एसएससी बैंक के कोर्स का पार्ट है। ये कोर्सेज आपको मिलेंगे अपनी एप्लीकेशन पे, आज ही डाउनलोड कर लेना, YET योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा हुआ है फर्स्ट कमेंट में। एसएससी और बैंक के कोर्सेज में इसी तरीके से, अब देखो प्रैक्टिस कोर्स है, सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप अभी कर रहे हो। रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, वीडियो जिनमें डाल दी गई है, नई वीडियोस अपडेट करता रहता हूं साथ साथ में, है ना। तो इसी तरीके से कोर्स को ज्वाइन करना है कि आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, साथ में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। पहले मॉक टेस्ट देख करके देख लो और फिर अपने लेक्चर देख करके अपनी अप्रोच को थोड़ा सा सुधारो। एसएससी का कोर्स, बैंकिंग का कोर्स दोनों ले सकते हो, ऐप पे रखे हुए हैं। कोड लगाना है आज आपको स्टडी वेल, जैसे ही कोड लगाओगे 444 में दोनों कोर्सेज 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल जाएंगे। साथ ही आपको इस पे ऐप पे मिल जाता है राइटिंग स्किल्स का कोर्स, यूपीएससी स्टेट पीएससी वालों के लिए। आंसर राइटिंग सीखना हो, एसे प्रेसी समरी कुछ भी सीखना हो, इस जो है कोर्स में 70 से 80 घंटे में आपको सिखाया गया है। ठीक है, तो इसका फायदा भी ले सकते हैं इस कोड को यूज करके। कोई भी क्वेरी ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है टीम का, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करोगे तो टीम से आपकी बात हो जाएगी। ये जहां ये वाला जिससे हो गया ना, तो अब समझ लो इस टाइप के क्वेश्चंस में अब आप थोड़े हो रहे हो मास्टर। ये वाला काफी अच्छे लेवल का है भाई, एक बार कोशिश करनी है सभी को, ट्राई दो, फिर अपने इसको बना करके देखते हैं। कह रहे जी द वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस इज अ ग्रीक वर्ड विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे इन 19th century on the suggestion of the रेव विलियम वेवल। है ना, पूरा नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा। करेक्ट जो वर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस, ये ग्रीक वर्ड है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, पहली बार लाया गया था सबके सामने माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। और कब लाया गया था? 19वीं सदी के अंदर। और कैसे लाया गया था? सजेशन पे लाया गया था, सुझाव पे, इस आदमी के नाम से, है ना, इस आदमी के सुझाव से। फर्स्ट सेंटेंस देखने में लगता है कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस नाम के वर्ड का इंट्रोडक्शन तो आपको यहाँ मिल ही गया। और ऐसे सेंटेंस को ही जनरली हमें फर्स्ट सेंटेंस मानना होता है। अब आ जाओ सेकंड पे। इलेक्ट्रोलिसिस इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट एज अ स्टेज इन द सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम नेचुरली अकरिंग सोर्सेज सच एज ओर्स। कह रहे जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, व्यावसायिक तौर पे बड़ा महत्वपूर्ण है। और कैसे? एक स्टेज के तौर पे, और किस में? सेपरेशन में, अलग करने में एलिमेंट्स को यानी कि तत्वों को, और किससे? उनके प्राकृतिक तौर पे अकर होने वाले, प्राकृतिक तौर पे उभर करके आने वाले सोर्सेज से, जैसे कि ओर।
अब देखो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेंटेंस आसान ही है। जैसे आपको मिलता है नेचुरल सोर्स जो है वो मिलता है क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल से मान लीजिए आपको इसको रिफाइन करके इसमें से डीजल या पेट्रोल निकालना है, या आपको इसमें से एलएनजी निकालनी है, लिक्विड जो है नेचुरल गैस, या आपको इसमें से एलपीजी बनानी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये सब चीज़ें आप क्रूड से एक्सट्रैक्ट करते हो या सेपरेट करते हो। तो कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना इसी काम आता है कमर्शियल पर्पजेस से। ये एक स्टेज है जिसमें नेचुरली अकरिंग सोर्सेज जैसे कि क्रूड ऑयल, उससे एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल या एलपीजी या एलएनजी, है ना। तो इस तरीके से ये प्रोसेस के जरिए ही हम जो जैसे आयरन ओर है, कच्चा लोहा है, उसमें से लोहा बाहर निकाल लिया, आयरन, प्योर आयरन, इस तरह के काम इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए किए जाते हैं। चलो ये फर्स्ट सेंटेंस बन रहा है, सेकंड वाले को पढ़ के कुछ ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं लग रहा। अब थर्ड वाले को देख लो, सी को। द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर ऑफन इन अ डिफरेंट physical state from the electrolyte and can be removed by some physical processes। कह रहे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस के, इलेक्ट्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं, डिजायर करते हैं, कह रहा है वो अक्सर होते हैं डिफरेंट फिजिकल स्टेट में, अलग भौतिक अवस्था में। और किससे? इलेक्ट्रोलाइट से। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमें पता नहीं है, देखेंगे कहीं बताएगा तो वहाँ पता लग जाएगा। और कह रहा है इनको रिमूव किया जा सकता है, कैन बी रिमूव्ड, और कैसे? कुछ फिजिकल प्रोसेसेस के जरिए। तो बता रहा है कि जो प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं, एलिमेंट्स जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, वो एक डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होते हैं, और उनको अलग करने के लिए और भी प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ आइडिया नहीं लग रहा मेरे को तो इससे, ये कौन सा सेंटेंस है, ये पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, कुछ आइडिया नहीं लग रहा। हाँ, इससे ज़रूर पता लग गया मुझे फर्स्ट बनने वाला है। अब फोर्थ देख लो। इलेक्ट्रोलिसिस is the passing of a direct electric current through an ionic substance that is either molten or dissolved in a solvent। कह रहे इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो है पास करने का काम एक डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिक करंट को, और किसके थ्रू? एक आयोनिक सब्सटेंस के थ्रू, एक ऐसे सब्सटेंस, एक ऐसे तत्व के थ्रू जिसमें आयन लगे हुए हैं, जिस पे चार्ज पड़ा हुआ है ना। तो चार्ज एलिमेंट में से आप इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हो। कह रहे या तो वो मोल्टन है, मोल्टन का मतलब क्या है? पिघला हुआ। मेल्ट वर्ब है ना, मेल्ट, इसकी V3 एडजेक्टिव होती है मोल्टन, याद होगा शायद आपको, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, और एडजेक्टिव फॉर्म मोल्टन। कह रहे या तो जो पिघला हुआ है या वो घुला हुआ है एक सॉल्वेंट में, एक ऐसे लिक्विड में जिसमें चीज़ें घुलाई जाती हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं उसको। चलो अब ज़्यादा टेक्निकल नहीं घुसेंगे, चारों सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये काम आप खुद भी कर सकते थे एग्जाम में, चारों सेंटेंस को पढ़ के मीनिंग निकालने का। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस मोटा तौर पे आपको मिल चुका है, बाकी सेंटेंसेस किसको कैसे बनाओगे थोड़ा सा एक ट्राई दो, फिर मैं बताता हूँ मेरा लॉजिक क्या है। देखो जी, फर्स्ट सेंटेंस में तो इलेक्ट्रोलिसिस का आपको बता दिया मीनिंग। मीनिंग तो मतलब क्या बताया कि ये वर्ड कहाँ से आया ये बता दिया। सेकंड जो बनाएंगे ना वो बनाएंगे डी को, और क्यों बनाएंगे? इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस बता दी। पहले तो बता दिया वर्ड कहाँ से आया, फिर बता दिया इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। भाई ये कुछ नहीं होता, ये करंट पास करने की प्रोसेस होती है, और ये करंट पास करते हैं किसी आयोनिक सब्सटेंस से जो या तो पिघला हुआ है या वो घुला हुआ है एक सॉल्वेंट के अंदर। बन गई ना बात। पहले बताया वर्ड कहाँ से आया, फिर बताया वर्ड काम क्या करता है। अब बच गए बी और सी। बी में आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम नेचुरली अकरिंग सोर्सेज से एलिमेंट्स को अलग कर लेते हैं। और सी बता रहा है जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रोलिसिस के, वो अक्सर अलग होते हैं, डिफरेंट स्टेट में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, और इनको रिमूव किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस से। मुझे बताओ, ये था फर्स्ट, ये बनाया हमने सेकंड। अब बी और सी में से इमीडिएटली इसके बाद कौन सा आना चाहिए? जो वर्ड्स इसमें पढ़े हैं ना, जो वर्ड्स इसमें पढ़े हैं उसी के थ्रू आपको बताना है बी और सी में से कौन सा इससे कनेक्ट हो रहा है। देखो सी जो है ना, ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसके रिजल्ट को बता रहा है, और बी क्या बता रहा है? इसकी एप्लीकेशन को।
एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे अप्लाई होता है। डी में बताया आपको ये होता क्या है, इसमें करंट गुजारते हैं। सी में बताया कि जो प्रोडक्ट होते हैं डिजायर्ड इलेक्ट्रोलिसिस के, वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं और उनको अलग किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस से करंट गुजारने के बाद। और बी में बताया आपको ये पूरा काम कमर्शियली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एक स्टेज के तौर पे, क्योंकि नेचुरली अकरिंग सोर्सेज से आप सेपरेट कर सकते हो एलिमेंट्स को, जैसे कि आयरन ओर की बात हो रही है ओर से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इसके बाद नहीं आ सकता, देखो ये भी हो सकता है, ये फर्स्ट बना दो, ये सेकंड बना दो, ये थर्ड बना दो, ये फोर्थ बना दो, और ये बहुत प्यार से बन रहे हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई शर्म नहीं है कहने में कि सर ये दोनों ही आंसर बन रहे हैं। ये देखो एक तो आंसर बन जाएगा ए डी बी सी, है ना। पर मैं जो आंसर बना रहा हूं वो बना रहा हूं किसको, ए डी सी बी। लॉजिक आपको ये दे रहा हूं कि यहां पे रिजल्ट बताया इस प्रोसेस का और यहां पे इसकी एप्लीकेशन बताई है। और अगर आप क्वेश्चंस के उसमें जाओगे ना, किसमें, जो आपके ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस में भी आपको यही दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ। आ गई बात समझ में। तो जब भी कंफ्यूजन आए, किसी स्टेज पे अटक जाओ, तो ऑप्शंस इसीलिए दिए गए हैं कि आप अपने आंसर को चूज कर पाओ। जो दो आंसर आपको मिल रहे हैं, दो में से एक का ऑप्शन अगर आपको मिल गया तो आपका आंसर बन जाएगा। और अगर आपकी किस्मत खराब ही है, आपको दोनों ही आंसर लग रहे हैं और दोनों ही ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो भाई 200, अब तो 45 नंबर का हो गया मेंस, तो 45 में से 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे। यहां की बात नहीं कर रहा हूं, हर वैरायटी के क्वेश्चन मिक्स कर लो। 45 नंबर का पेपर है और उसमें होगा जरूर ऐसा कि 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें 2-2 आंसर आपको लग रहे होंगे और दोनों ही आंसर आपको ऑल्टरनेटिव्स में दिए होंगे। इसमें काम करेगा आपका लक, हो सकता है आप सही वाला चूज कर लो। और कभी कभी एसएससी अगर गलती से ऐसा क्वेश्चन दे भी देता है जिसमें 2 आंसर बन रहे हो, तो उसमें सबको मार्क्स भी देता है ना। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हम तो 40 नंबर पे टारगेट कर रहे हैं आउट ऑफ 45। ये बाकी 5 तो किसी के भी हाथ में नहीं है, भगवान भोले देखेंगे इन 5 का क्या होगा, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। भाई जो 40 सॉल्व कर रहा है ना, उसको 5 की फिक्र नहीं करनी है, वो 5 में से भी वो 2 या 3 सॉल्व करके ही आएगा। ये क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा है। अब देख लो नेक्स्ट वाला फटाफट से, इग्नू पे बना हुआ है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। चलो कह रहा है इग्नू इज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड with total active enrollment of 4 million students claims to be the largest university in the world। कह रहा है इग्नू जो कि रन बाय है, जो कि रन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जिसकी टोटल एक्टिव एनरोलमेंट है स्टूडेंट्स की 40 लाख से भी ज़्यादा। कह रहा है ये क्लेम करती है, और क्या कि ये क्लेम करती है दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने का, क्लेम्स टू बी द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। चलो फर्स्ट सेंटेंस लग रहा है क्या आपका, भाई इग्नू है क्या। जब तक आपको कोई शॉर्ट फॉर्म दी जा रही हो और उसका फुल फॉर्म आपको ना मिल रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सेंटेंस आपका फर्स्ट नहीं बनेगा। इसकी फुल फॉर्म आने दो ना, जहां फुल फॉर्म आएगी वहां बना लेना इसको फर्स्ट सेंटेंस, है ना। तो ये फर्स्ट नहीं है। अब देख लो यहां आ रही है शायद फुल फॉर्म, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नॉन एज इग्नू इज अ डिस्टेंस लर्निंग नेशनल यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली, इंडिया। कह रहा है जो यूनिवर्सिटी है इग्नू, जिसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कह रहा है ये एक डिस्टेंस लर्निंग नेशनल यूनिवर्सिटी है जो लोकेटेड एट है, जो स्थित है मैदान गढ़ी पे, न्यू दिल्ली में, इंडिया के अंदर। बन गया फर्स्ट सेंटेंस। इंट्रोडक्शन दे दिया, यूनिवर्सिटी का पूरा नाम बता दिया, जगह बता दी, काम क्या करती है, ओपन यूनिवर्सिटी है, पढ़ाती है बच्चों को, डिस्टेंस लर्निंग का काम करती है। बस यही तो फीचर होते हैं फर्स्ट सेंटेंस के। अगला देख लो, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग एंड रिसर्च इट ऑल्सो ऑफर्स एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। कह रहे हैं साथ ही साथ, अपार्ट फ्रॉम मतलब बिसाइड्स, यानी कि साथ ही साथ, टीच और रिसर्च करने के साथ ही साथ ये ऑफर भी करती है एक्सटेंशन और ट्रेनिंग को। ये दोनों काम भी ऑफर करता है इग्नू। तो जहां पे बात हो ना इग्नू पढ़ाता है, वहीं पे इस सेंटेंस को साथ में जोड़ देना, पढ़ाने के साथ में ये भी करता है।
आ रही ना बात समझ में, जहाँ पढ़ाने की बात हो वहाँ पे ये सेंटेंस ऐड हो जाएगा। अब लास्ट देख लो, नेम्ड आफ्टर इंदिरा गांधी फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, द यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1985 विद अ बजट ऑफ $20 मिलियन। जो नेम्ड आफ्टर है, जो नाम के आधारित है, इंदिरा गांधी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडिया की, कह रहे यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था 1985 में एक बजट के साथ में $20 मिलियन के। अब थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक दो, गाड़ी को आराम दो और मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस आपको कैसे, और पहला तो बता दिया मैंने आपको, पहला तो बन जाएगा ये, दूसरा तीसरा चौथा किसको बनाओगे? चलो अब मैं थोड़ी हिंट्स देता हूँ आपको। ये तो है पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस नहीं बनेगा, इसमें जो टीचिंग की बात करेगा सेंटेंस उसके बाद ये सेंटेंस आएगा, है ना। हाँ, ये दूसरा सेंटेंस बन सकता है, इसमें बताया गया ये कैसे और कब बनी थी और किसके नाम से बनी थी, या इंट्रोड्यूस कर दी, कहाँ बनी हुई ये बता दिया, ये किसके नाम से और कब बनी थी और कितने पैसों से बनी थी ये बता दिया। और ये भी तो दूसरा सेंटेंस बन सकता है, इसमें बताया गया कि ये कौन चलाता है, ये चलाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 4 लाख स्टूडेंट्स हैं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का होने का दावा करते हुए। अगर टेक्निकली देखा जाए, फर्स्ट सेंटेंस इसको बनाने के बाद सेकंड सेंटेंस ये भी बन सकता है और सेकंड सेंटेंस ये भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये जिससे अटैच होगा वो थर्ड बन जाएगा और ये बनेगा फोर्थ, ये तो हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पढ़ाने की बात हो रही है, पढ़ाने की बात यहाँ नहीं हो रही, पढ़ाने की बात यहाँ हो रही है, समझो। ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाती है, और पढ़ाने के साथ साथ रिसर्च के साथ साथ ये सब भी करवाती है। समझे मेरी बात को? ए और सी सर कनेक्ट हो चुके हैं, ये पहला सेंटेंस बन गया था, अब इसको दूसरा बना ही दो, इसको बना दो तीसरा और इसको बना दो चौथा। अब ऐसा ना हो सर, मैं तो सर पहला इसको बनाऊंगा, फिर मैं दूसरा बनाऊंगा सर इसको, फिर मैं तीसरा बनाऊंगा सर इसको, और मैं इसको चौथा बनाऊंगा। इसको चौथा नहीं बनाना है, ये तो इग्नू से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। अगर आप इसको दूसरा नहीं बना पा रहे तो तीसरा बना दो, अगर दूसरा नहीं बना पा रहे तो तीसरा बना दो। अब तीसरा आपने इसको बना दिया, तीसरा आपने इसको बना दिया, तो इसको दूसरा रहने दो, चौथे वाला काम नहीं करना है इसका। इग्नू के बारे में ही बता रहा है कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ज़्यादा दूर मत रखो इग्नू से। इसको पहला, कब इस्टेब्लिश हुआ था दूसरा, कौन चलाता है क्या करवाता है तीसरा, और जो पढ़ाता है वो पढ़ाने के साथ साथ क्या करवाता है चौथा। अपार्ट फ्रॉम की वजह से ये बन गया चौथा। लगाना लॉजिक, पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से आएगा। मैं 10 क्वेश्चन करवा दूंगा, शायद ये काफ़ी ना हो। आज मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, शायद ये काफ़ी ना हो। आपको 15, 20, 30, 50 क्वेश्चन खुद से भी करने हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने क्वेश्चन ला सकूँ। साथ में एक अच्छा सा मॉक टेस्ट पास ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, किसी भी प्लेटफॉर्म का ले लो। टेक्स्ट बुक है, अड्डा है, फलाना है, ढिमकाना है, ऑली बोर्ड है, जो जिस पे जितना डिस्काउंट एक्स्ट्रा आपको मिल जाए, एक पास लेकर के अपनी प्रैक्टिस जारी रखना है ना। कोर्स में तो आप उतने ही लेक्चर देख सकते हो, कितने देख लोगे, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। चलो आगे बढ़ो। मॉक टेस्ट जो है ना, मॉक टेस्ट बहुत जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जो है तैयारी का। पढ़ो इसको फटाफट से। कह रहे theist generally believe some type of afterlife awaits people when they die। कह रहे जो थीस्ट है, थीस्ट कौन होते हैं? श्रद्धालु। कह रहे आस्तिक लोग जनरली बिलीव करते हैं किसी टाइप ऑफ आफ्टर लाइफ में। आफ्टर लाइफ मतलब परलोक। भाई इस लोक से पार चले गए तो परलोक में जाओगे, लाइफ से पार चले गए तो आफ्टर लाइफ में जाओगे। तो थीस्ट होते हैं जो अक्सर वो किसी परलोक में बिलीव करते हैं कि किसी टाइप का परलोक जो है ना उनको अवेट कर रहा है, उनका इंतजार कर रहा है लोगों का, जब वो डाई करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस बना सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा, कुछ मीनिंग तो निकल नहीं रहा, बनाने को बना लो, है ना। बाकी सेंटेंस देखते हैं फिर पता लगेगा। कह रहा है आफ्टर लाइफ इज द बिलीफ दैट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी और द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कंटिन्यूज टू मैनिफेस्ट आफ्टर डेथ ऑफ द फिजिकल बॉडी। अब ये बता रहा है आफ्टर लाइफ होता क्या है।
कह रहे आफ्टर लाइफ वो बिलीव है, वो विश्वास है दैट ये कि एक जरूरी हिस्सा जो है किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी का, पहचान का, या उसकी कॉन्शियसनेस की, उसकी शुद्ध बुद्ध की, उसकी समझ की स्ट्रीम का, समझ की धारा का, कह रहे ये जारी रहता है मैनिफेस्ट करना, बने रहना, मैनिफेस्ट करना या किसी अवतार में आना है ना, किसी अवतार में बने रहना, किसी फॉर्म में बने रहना। और कब? डेथ के बाद में फिजिकल बॉडी की। तो आफ्टर लाइफ पर लोग, यही नाम है इसी चीज़ का। आदमी चला गया लेकिन उसकी पहचान और उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको यार, भूल गया मैं। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ, आपकी जो बातें हैं वो आपकी कॉन्शियस चेतना, उसकी चेतना की जो धारा है और उसकी जो आइडेंटिटी है वो जारी रहती है, किसी ना किसी फॉर्म में बनी रहती है फिजिकल बॉडी के जाने के बाद। इसलिए अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं। आपके परदादा जो चले गए, आज भी आप उनका श्राद्ध करके उनसे, समझ गए ना, उनकी आइडेंटिटी आपके अंदर बरकरार है, आपके दिमाग में बरकरार है। चलो अब थर्ड देख लो। कह रहे द सैडुसीज वर an ancient Jewish sect that generally believed that there was a God but no afterlife। कह रहे जो सैडुसीज था वो एक एंशियंट जूइश सेक्ट था, बहुत ही पुराना जूइश धर्म था। सेक्ट का मतलब होता है ग्रुप या पंथ, पंथ बोल दो इसको, संप्रदाय। तो एक जूइश संप्रदाय था, यहूदी संप्रदाय था, जो जनरली बिलीव करता था कि एक गॉड तो है, देयर वॉज ए गॉड, लेकिन कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, कोई भी परलोक नहीं होता। तो एक ऐसा भी पंथ है दुनिया में जो भगवान में विश्वास करने के बावजूद परलोक में विश्वास नहीं करता है। चौथा देख लो। मेंबर्स ऑफ सम जनरली नॉन थियस्टिक रिलीजन्स टेंड टू बिलीव इन आफ्टर लाइफ बट विदाउट रेफरेंस टू अ डीएटी। कह रहे जो मेंबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, और किसके? ऐसे रिलीजन्स के जिनमें भगवान नहीं होता, जनरली नॉन थियस्टिक। नॉन थियस्टिक रिलीजन्स भी है दुनिया में, जैसे कोई रिलीजन के अंदर सिर्फ पेड़ पौधों की पूजा होती है, भगवान की पूजा नहीं हो रही है ना। तो इस तरह के रिलीजन्स भी हैं जिसमें देवता और गॉड का जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। कह रहे इनके जो मेंबर्स हैं ना, वो टेंड टू बिलीव करते हैं इस बात में, उनका ये आदत होती है विश्वास करना आफ्टर लाइफ में, परलोक में, लेकिन बिना किसी रेफरेंस के, किसी देवता के, डीएटी के, किसी गॉड के। डीएटी मतलब गॉड। अब यहाँ पे रुक जाओ, ब्रेक मारो। चारों सेंटेंस पढ़ चुके हो, पहला भी समझ नहीं आया मुझे तो कौन सा है, आप बता सकते हो क्या? चलो थोड़ा सा इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। थीस्ट लोग मानते हैं कि आफ्टर लाइफ होती है। एथीस्ट लोग मानते हैं नॉन थियस्टिक। नॉन थियस्टिक मतलब एथिस्टिक मान लो, है ना, नॉन थियस्टिक। नॉन थियस्टिक मानते हैं आफ्टर लाइफ तो होती है लेकिन गॉड नहीं होता। आफ्टर लाइफ क्या होती है यहां पे बताया गया है। और ये रिलीजन एक खास रिलीजन है जूइश सेक्ट का, जो बिलीव करता है कि गॉड तो है लेकिन कोई आफ्टर लाइफ नहीं है। अब कोई कनेक्शन मिला? मिल गया भाई, साफ साफ कनेक्शन मिल गया। यहां से आफ्टर लाइफ को, परलोक को इंट्रोड्यूस किया गया है। यहां पे बताया गया है कि सभी के सभी आस्तिक लोग भगवान और परलोक में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि आफ्टर लाइफ परलोक उनका इंतजार कर रहा है। यहां पे बताया गया कि कुछ नास्तिक लोगों के जो रिलीजन है, भगवान में ना मानने के बावजूद परलोक में विश्वास रखते हैं। और यहां पे बताया है कि कुछ और भी अजीब लोग हैं दुनिया में। जूइश सेक्ट है एक एंशिएंट जूइश सेक्ट, जो गॉड में तो मानता है लेकिन परलोक में बिल्कुल नहीं मानता। बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। अब देखो कोई फॉर्मूला नहीं है इस चीज़ को बताने का, कोई घंटी नहीं बजेगी कान में, पढ़ करके ही थोड़ा एनालिसिस लगाना पड़ेगा आपको। और इतने आप सब समझदार हो, रीजनिंग मैथमेटिक्स कर लेते हो बड़े अच्छे से, देखते क्वेश्चन बता देते हो कौन से फॉर्मूला से सॉल्व होगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, है ना, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का। तो वही रीजनिंग तो यहाँ लगानी है, कहानी से तो बनी हुई है। आफ्टर लाइफ क्या होती है? पहला, नास्तिक लोग क्या मानते, आस्तिक लोग क्या मानते हैं? दूसरा, नास्तिक लोग क्या मानते हैं? तीसरा, और ये अजीब सा रिलीजन क्या मानता है, बहुत ही अलग अलग सी चीज मानता है, चौथा। तो बी ए डी सी अपना आंसर बनेगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन अपना फटाफट से देखो इसको सभी। ए बी सी डी, चार क्वेश्चंस, चार स्टेटमेंट्स आपके सामने है। पॉज कर लो वीडियो को आराम से।
कह रहा है वाइल साइमल्टेनियसली फ्रेटिंग और प्रेसिंग द स्ट्रिंग्स अगेंस्ट द फ्रेट्स विद द फिंगर्स ऑफ अदर हैंड। वहीं साइमल्टेनियसली फ्रेट करते हुए, और फ्रेट करना क्या है, प्रेस करना स्ट्रिंग्स को फ्रेट्स के अगेंस्ट, और कैसे, फिंगर्स के साथ दूसरे हाथ की। कुछ मीनिंग नहीं निकला, ये सेंटेंस ही नहीं है, ये तो पीपीएसए फ्रेज है। पीपीएसए याद है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब ऐसा हो रहा हो साथ में ऐसा भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, वैसे ही फ्रेट करते हुए कोई और काम हो रहा था, है ना। फ्रेट करते हुए दूसरे हाथ से कोई और काम आप करोगे, वो काम आपको बताना है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं है सर आपका, एक्चुअल में ये तो सेंटेंस ही नहीं है, ये तो एक फ्रेज है, किसी दूसरे सेंटेंस से अटैच्ड है, खुद की इसकी वो भी नहीं है। अब अगला देखो, इट इज टिपिकली प्लेड विद बोथ हैंड्स बाय स्ट्रमिंग और प्लकिंग द स्ट्रिंग्स विद ईदर ए गिटार पिक और द फिंगर्स ऑफ वन हैंड। इट की बात हो रही है, इट हमें पता नहीं है, ऑफ कोर्स गिटार के लिए इट आया होगा। फर्स्ट सेंटेंस ये नहीं बन सकता क्योंकि इट से शुरू हो रहा है, पहले गिटार इंट्रोड्यूस होगा फिर ये सेंटेंस आएगा उसके पीछे चलता हुआ। कह रहा है ये जो इट है ना, गिटार टिपिकली प्ले किया जाता है दोनों हाथों के द्वारा, और कैसे करके, या तो स्ट्रमिंग करके या प्लकिंग करके। और किसको, स्ट्रिंग्स को। अब ये स्ट्रमिंग प्लकिंग क्या है, इसके अंदर हमें नहीं घुसना है, हमें गिटार वादक नहीं बनना है, बस पढ़ते जाओ। तो कह रहे इन दोनों कामों में से, अजीब अजीब कामों से एक काम को करके गिटार जो है बजाया जाता है। और ये किसको करना है, दोनों चीज़ों को, स्ट्रिंग्स को, गिटार की तारों को। और कैसे, विद ईदर अ गिटार पिक और द फिंगर्स ऑफ द हैंड। या तो एक गिटार पिक के जरिए, गिटार पिक होती है एक छोटी सी, समझ लो ना, पिक करने वाली एक छोटी सी डंडी होती है, उससे आप गिटार बजाते हो ताकि आपकी उंगलियां खराब ना हो। और या फिर कुछ लोग फिंगर्स ही यूज़ कर लेते हैं अकूस्टिक गिटार्स में, फिंगर्स को वन हैंड की यूज़ करके। तो ये बता दिया आपको गिटार कैसे बजाया जाता है ना। अब देख लो तीसरा, द साउंड ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स इज प्रोजेक्टेड ईदर अकूस्टिकली बाय मीन्स ऑफ hollow chamber of the guitar or through an electrical amplifier and a speaker। कह रहे जो साउंड है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स की, हिलती हुई कंपन करती हुई तारों की, गिटार की बात हो रही है। कह रहे वो प्रोजेक्ट की जाती है, वो दिखाई जाती है या सुनाई जाती है दोनों में से एक काम करके। या तो अकूस्टिकली सुनाई जाती है, अकूस्टिकली मतलब ऐसा गिटार जिसमें बिजली का कोई काम नहीं है, जो लकड़ी का गिटार है, वुडन गिटार है ना, अकूस्टिक बोलते हैं उसको, बिना बिजली का। कह रहा है और अकूस्टिक गिटार में इस जरिए, बाय मीन्स ऑफ, एक खोखले चैम्बर के जरिए जो गिटार के अंदर ही होता है, उसी के अंदर जो है तारें आवाज करती हैं। और या फिर जरिए एक इलेक्ट्रिकल एम्पलीफायर और एक स्पीकर के, एक इलेक्ट्रिक गिटार के अंदर। तो यहाँ पे आपको बताया गिटार में आवाज कैसे काम करती है। अब चौथा देख लो, द गिटार इज अ फ्रेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजली हैज 6 स्ट्रिंग्स। तो गिटार एक फ्रेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो फ्रेट किया जाता है। फ्रेट करना हमें पता नहीं है क्या होता है, वो देखेंगे। कह रहे जिसकी जनरली 6 तारें होती हैं, 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। अब रुक जाओ, यहाँ ब्रेक मारो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल भी आसान मत समझना है इसको। ब्रेक मार के मुझे बताओ पहला सेंटेंस किसको बनाओगे। अरे भाई पहला यही तो बनेगा, गिटार के बारे में बताया, गिटार क्या होता है, और इसकी तारों के बारे में बताया, इसकी स्ट्रिंग्स क्या काम करती हैं। यही तो आपको जानना था, गिटार क्या होता है ना। यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करके दे दिया है गिटार को, पहला सेंटेंस बना के दे दिया है। अब आ जाओ दूसरे सेंटेंस पे, इन तीनों में से दूसरा, तीसरा, चौथा किसको बनाया जाए। देखो इट इज प्लेड, इट को कनेक्ट करना पड़ेगा गिटार से, बताया मैंने आपको। इट को इमीडिएटली बात रखो। गिटार क्या होता है, गिटार ये होता है। और गिटार कैसे बजाया जाता है, गिटार ऐसे बजाया जाता है। इसको अगर पहला बना रहे हो भाई तो इसको दूसरा बनाना पड़ेगा। अब देखो इसमें बताया गया ये बजाया कैसे जाता है, स्ट्रमिंग या प्लकिंग करते हुए, या तो गिटार पिक से या अपनी उंगली से, एक हाथ से। अब देख लो वहीं पे दूसरी तरफ ही साइमल्टेनियसली फ्रेट करते हुए विद द फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड। वन हैंड से आपने ये किया और द अदर हैंड, दूसरे हैंड से आपने ये किया, बन गया तीसरा सेंटेंस। ये दोनों जो है ना साइमल्टेनियस सेंटेंस वाले हैं, पीपीएस से बना रहे हैं। ये तो है मेन क्लोज, और यहाँ पे कोमा लगा के, वाइल लगा के बना दिया आपने जो है पीपीएस से क्लोज। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, ये खाना खाया, ये टीवी देखा, है ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से वाइल के साथ में पीपीएस से फ्रेज बनाया हुआ है। और ये वन हैंड और द अदर हैंड देखोगे तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा।
पहला ये है, दूसरा ये है कैसे बजाया जाता है, और कैसे बजाया जाता है उसी की एक्सटेंशन है। और आवाज़ कैसे निकलती है, आवाज़ निकलती है या तो अकूस्टिकली एक चैम्बर ऑफ द गिटार के अंदर होलो, या फिर इलेक्ट्रिक गिटार में एक एम्पलीफायर प्लस में एक स्पीकर होता है, वहाँ से आवाज़ निकलती है। बन गया ना, इजी बन गया ना अब ये। डी इंट्रोडक्शन, बी कैसे बजाया जाता है, ए दूसरे हाथ से कैसे बजाया जाता है, और सी आवाज़ कैसे निकलती है। डी बी ए सी आपका आंसर बन जाएगा। चलो ये रैप अप करेंगे आज के सेशन को। चलो कुछ और नया टॉपिक पकड़ता हूँ मैं, बड़े वाले और अच्छे वाले मेंस वाले टॉपिक को अपने को एक एक करके एग्जाम से पहले आड़े हाथों लेना है। अंटिल देन पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग आउट।